प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जैसी तेरी हकीकत वैसी तेरी कहानी, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। जैसे जल पर मचलती ज्वाला, संघर्ष ने जपी है सांसों की तेरी माला। कभी आग बन गई तू, कभी बन गई तू पानी, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। ना 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 आइए 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 बैठिए। आइए आइए। नमस्कार, आइए बैठिए। अरे बहू माँ को लाओ।
सुखी रहो, राज करो। उन्हें पानी देना। अरे उधर देखो क्या चाहिए। ब्रजेश्वर जी इधर देखो किसे क्या चाहिए। हाँ जी देखता हूँ। खाइए 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 ना। जो चाहिए मांग लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। हाँ? ये वही अंगूठी है ना? ये हीरा भी तो वही है। प्रफुल्ल, नाथ, सिर्फ मैं ही तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। नैना और सागर भी तो तुम्हारी ही पत्नियां हैं। मैं अकेले तुम पर अधिकार नहीं करना चाहती। जिस तरह तुम मुझे प्यार करते हो, उसी तरह उनसे प्यार न करने पर मुझसे प्यार करना अधूरा रह जाएगा। मैं उनसे अलग नहीं हूं नाथ। जाओ, सागर बहू के कमरे में जाओ। प्रफुल्ल, नाथ, हमारा मिलन तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम लोगों की अमानत 50,000 रुपए अपने हाथों से कमा कर न लौटा दो। मैं तुम्हारी मेहनत में पूरा साथ दूंगी। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। साल तक प्रफुल्ल कहाँ रही, कैसी रही, इससे हमें क्या लेना देना। ब्रजेश्वर उसे पाकर खुश है, हमारे लिए यही बहुत है। कितना बदल दिया उसने ब्रजेश्वर को। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना बड़ा व्यापारी बन जाएगा। प्रफुल्ल
कितनी मदद कर रही है उसके व्यापार को जमाने में। और ब्रजेश्वर तो जैसे नया जन्म ले रहा है। हाँ, सुनो, बड़ी बहू मुझसे कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? नहीं 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 नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं। वो कह रही थी कि दिन भर मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ, कुछ काम कर लूं। अरे इस उम्र में तुम क्या काम करोगी? वो चरखा सीखने को कह रही थी। सुना, तुम्हारी ठाकुमा अब चरखा काटेगी। उसने कहा है वो मुझे सिखा देगी। मैं भी सीखूंगा। हाँ। बहुत खूब। मोक्षदा, जरा दूध की कटोरी तो लाना। और खाएगी? ये लो। जब से प्रफुल्ल आई है ना, बच्चे कितने घुल मिल गए हैं उससे। नैना के पास, सागर के पास तो जाते ही नहीं हैं। दिन भर बस प्रफुल्ल का ही नाम लेते रहते हैं। क्या बड़ी बहू, दिन भर नौकरों की तरह काम करती रहती हो। देखो सागर, घर के काम करने से आदमी नौकर नहीं मालिक बनता है। और फिर यही सब छोटी छोटी चीजों से तो रिश्ते बनते हैं। लेकिन बड़ी बहू, बर्तन साफ करना तुम्हें शोभा नहीं देता। बन संवर कर बैठे रहना ही काफी है क्या? बड़ी बहू, तुम मेरी बात का बुरा मान गई क्या? अरे नहीं रे, मैं तो बाबूजी से कहने वाली हूँ कि नौकरों को हवेली से हटाकर खेतों में लगा दें। चूल्हा चौका बर्तन और घर के छोटे मोटे काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, नहीं? बहू जी, बग्गी आ गई है। कहाँ जा रही हो सागर? मायके। मायके से बार बार तागा मंगवाना अच्छी बात है क्या? क्यों, पति के घर में मन नहीं लगता क्या? तुम्हारे माता पिता क्या समझेंगे? यही ना कि तुम में और पति में खटपट है। मंजली बहू, बग्गी आ चुकी है। अब मुझे मायके नहीं जाना। आ मेरे पास। जल्दी जल्दी खा, नखरे मत कर। ये बच्चे तो मुझे तंग ही कर डालते हैं। ले खा। ये ले, मुंह खोल। बहू जी, ये आपके मायके की मिठाई कहाँ पर रख दूं? मेरे सिर पर रख दो। जल्दी खाओ, चलो। अरे छोटी बहू, तुम कब आई? बहू बात के दिन क्यों नहीं पहुंची यहाँ? मछली माँ आ गई, मछली माँ आ गई। मेरा कहाँ था रे सोना इतने दिनों? जल्दी क्यों नहीं खाती? हाँ? अब किस कलमुही को ले आए? क्या मुझे मायके इसीलिए भेजा था? इनका बस चले तो बस बहुएं ही लाते रहें। बाबूजी को बहुएं नहीं, दहेज चाहिए, दहेज। छोटी बहू, पतिदेव नई दुल्हन नहीं, पुरानी ही लाए हैं। उन्हें अपनी खोई हुई प्रफुल्ल मिल गई है। क्या कहा? प्रफुल्ल मुखी? लेकिन वो तो डूब गई थी। डूबने की खबर झूठी थी। मुआ गांव का जमींदार उस पर बुरी नजर रखता था। अपनी इज्जत बचाने के लिए बेचारी जंगल में भाग निकली। अब मेरा और तेरा क्या होगा? प्रफुल्ल को पाकर वो मुझे और तुझे भूल जाएंगे। नैना,
पहले पति 2 में बंटता था, अब 3 में बंटेगा। उस बेचारे ने भी तो 10 साल बिना पति के गुजारे हैं। सुहागन रहते हुए भी अभागन ही रही वो। अच्छा होता नदी में डूबकर मर ही जाती। हम और तुम तो इस घर में बच्चे पैदा करने आई हैं। सुन, अब उनका ध्यान हमारी ओर ही नहीं, हमारे बच्चों की तरफ भी नहीं रहेगा। हम सबका क्या होगा? हे भगवान, क्या होगा? अरे नैना, तुम रसोई घर से नाराज होकर क्यों चली आई? मुझसे बात मत करो बड़ी बहू। जाओ, जाकर नौकरों को ही कराओ ये भोजन। अरे, तुम तो पढ़ रही हो। क्यों? तुम पढ़ लिख कर घर में सबको अपना बना सकती हो और मैं पढ़ना भी नहीं सीख सकती? अच्छा, चलो अब खाना खा लो, आओ। मुझे खाना नहीं खाना, जाओ। नैना, अन्न का अनादर नहीं करते। इस अन्न की कीमत तुम मुझसे पूछो, उन लाखों लोगों से पूछो जिन्हें एक जून पेट भरकर खाना नसीब नहीं होता। उन गरीब किसानों से पूछो जो इस खाने के लिए जन्म जन्म तक की गुलामी मंजूर कर लेते हैं। इसी खाने ने राजा और प्रजा में भेद बनाए हैं। मैं इस भेद को तोड़ना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नैना। करोगी मेरी मदद? अच्छा बड़ी बहू, एक बात तो बताओ। क्या? जब तुम मेरे सामने होती हो तो मुझे तुमसे प्रेम होने लगता है और जब मैं अकेली होती हूँ तो गुस्सा आता है। बताओ तो बड़ी बहू, ऐसा क्यों होता है? अच्छा बाबा, अब से तुम मेरे साथ ही रहा करना, ठीक है? हाँ। चल आजा, खाना खा ले। मैं खिलाऊं? हाँ। प्रफुल्ल, इतनी बड़ी हवेली में छोटी सी जगह को तुमने अपना कक्ष बनाया। बजरे पर तो तुम रानी की तरह रहती थी, सिंहासन पर बैठती थी और चांदी के पलंग पर सोती थी। यहां आने पर सब कुछ त्याग दिया। वो सब दिखावा था। मन से तो मैंने चटाई, पुआल का सिरहाना और सादे खाने को कभी नहीं त्यागा। आराम की जिंदगी जीना मैंने सीखा ही नहीं। भाई, हम तो जमींदार हैं और जमींदारों की तरह रहना सीखा है। मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पर नौकरानी की तरह रहो। तुम भी नैना और सागर की तरह ठाट बाट से क्यों नहीं रहती? बस यही है आपकी जिंदगी का उद्देश्य? अरे, अच्छा खाना पीना, रहन सहन, इसमें बुरा क्या है? वो धन जो कड़ी मेहनत से ना कमाया गया हो, उसका भोग करना उचित नहीं है। मेहनत की कमाई का भोग भी एक सीमा तक उचित है। आपकी पत्नी अगर आराम तलब और बेपरवाह है
तो बस इसलिए कि आप उनके लिए एक आदर्श पति नहीं बन सके। देखो प्रफुल्ल, तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति कर्मयोगी हो, न कि भोगी। तुम्हारे 50,000 रुपए लौटाने हैं ना, इसीलिए कर्महीन बन गया, भोगी बन गया हूँ। देखिए, मैंने हमेशा आपकी मदद करना अपना फर्ज समझा है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अपने पांव पर खड़े होना सीखिए, अपनी एक खुद की पहचान बनाइए। बस प्रफुल्ल, बस। मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगा कि मेरी अपनी भी एक पहचान है, मैं भी कुछ हूं। हाँ, वो कल जो कहानी सुना रहा था ना, सुनो। हाँ, वो जो राजा था, वो राजा तो लड़ाई में चला गया, उसकी 100 रानियां थी। ठाकुर दादा, आपकी कितनी रानियां हैं? मैं एक भी नहीं, एक भी नहीं। ओ बौमा, आ गई भाई, संभालो संभालो इन सबको। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, कहानी सुनाओ ना। नहीं, पहले दूध पियो फिर कहानी। बैठो। नहीं, पहले कहानी सुनाओ फिर दूध पिएंगे। नहीं, पहले दूध फिर कहानी। अच्छा बाबा, पहले दूध ही पिला दो, फिर कहानी सुना देना। लो पकड़ो, गट गट पी जाओ अब। चलो जल्दी पियो, लो पियो पियो बेटे, शाबाश। चलो जल्दी पियो, जल्दी। पी लिया, शाबाश, रख दो अब। हाँ, तो अब कहानी सुनोगे? अच्छा, एक था गोरा राक्षस। गोरा राक्षस बड़ी माँ? गोरा राक्षस। पर राक्षस तो काले होते हैं ना बड़ी माँ? वो बेटे हमारे देश का राक्षस नहीं था। हमारे देश के राक्षस तो काले होते हैं ना बड़ी माँ? बहुत काले। पर गोरे राक्षस कहाँ से आते हैं बड़ी माँ? गोरा राक्षस 7 समुंदर पार से हमारे देश में आया था। गोरा राक्षस बहुत चालाक था। उसने काले राक्षसों से मित्रता कर ली। अरे बाबा! गोरे राक्षस ने किसानों को लूटना शुरू कर दिया। पर क्यों लूटना शुरू कर दिया बड़ी माँ? वो बेटा, गोरा राक्षस बहुत पेटू था। उसका पेट समंदर की तरह बड़ा और गहरा था। वो खाता जाता, खाते कभी न थकता था। वो किसानों की पटसन और कपास भी खा लेता था। कपास भी खा लेता था बड़ी माँ? सब कुछ खा जाता था। चावल, नमक, पत्थर, लोहा, सब कुछ हजम कर जाता था वो। फिर किसान क्या खाते थे बड़ी माँ? किसानों को वो अफीम की घुट्टी दे जाता था। किसान बेचारे भूखे ही सो जाते थे। काले राक्षस गोरे राक्षसों की तरह से नहीं खाते थे ना बड़ी माँ? जब गोरे राक्षस का पेट भर जाता था तो बचा कुचा खाना काले राक्षस खा लेते थे। फिर क्या हुआ बड़ी माँ? किसान बहुत परेशान हो गए। कड़ी मेहनत से अनाज उगाते, कामचोर राक्षस आकर उसे ले जाते। फिर एक दिन किसानों ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। रात को वो गोरे राक्षस के घर पहुंचे। गोरा राक्षस खर्राटे भर रहा था। जब गोरा राक्षस सांस छोड़ता था ना, तो उसका पेट जाके छत से लगता। किसानों ने गोरे राक्षस को खूब रस्सियों से बांधकर उसे खींचना शुरू कर दिया। खींचते खींचते उसे समंदर पर ले गए। गोरा राक्षस बहुत घबराया, चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी आपको तंग नहीं करूंगा।
लेकिन किसान बोले, नहीं, तुम निठल्ले और कामचोर हो, गरीबों का खून चूसते हो, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। ये कहकर किसानों ने राक्षस को समंदर में ढकेल दिया। समंदर से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकला और राक्षस को खा गया। फिर काले राक्षसों का क्या हुआ बड़ी माँ? बेटा, जब काले राक्षसों ने देखा कि गोरा राक्षस मर गया है, तो वो दुम दबाकर जंगलों में भाग गए। मैं भी किसान बनूंगा बड़ी माँ। जब राक्षस अनाज लेने आएंगे, मैं उनको मार डालूंगा। मैं भी किसान बनूंगी बड़ी माँ। जरूर बनना बेटी।